1 जनवरी 1940 को माननीय असरानी साहब की जीवन यात्रा प्रारंभ हुई और इसका समागम 20 अक्टूबर 2025 को दीपावली के शुभ अवसर पर हुआ। जो भी है, जिसको हम ऑलमाइटी कहते हैं, सर्वशक्तिमान जिसे कहते हैं, वो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजन को इस गमन से, उनके जाने से जो दुख और कष्ट पहुंचा है, उन कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ये प्रार्थना हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस संसार से, जिसे हम कहते हैं ये नश्वर शरीर है, संसार है, एक तरह की सराय है, एक तरह का एक पड़ाव है। जो भी इस पड़ाव से गुजर कर अनंत में विलीन हो जाता है, उन सब के लिए, उन दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना ऐसे ही होती है। मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि श्री असरानी साहब को। क्या यादें हैं लास्ट में? नहीं, वो बहुत कमाल के अभिनेता थे, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। पूरा मैं देख रहा हूँ, कल जब से मुझे ये समाचार मिला है तो मन तो व्यथित हुआ। और मैंने यहाँ आकर अपने ऑफिस में जब डायरी के पन्नों को तलाश किया, अभी डायरी में लिखूंगा, शायद 20 मार्च 2023 को मैंने आखिरी बार उन्हें देखा था फिल्म के सेट पर। इरशाद खान डायरेक्टर थे, फिल्म का नाम था नॉन स्टॉप धमाल। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये उनके साथ आखिरी मुलाकात होगी, उनके आखिरी दर्शन होंगे। अब डायरी में लिखना पड़ेगा। ये भैया, कौन किस वक्त बिछड़ जाए, इसलिए अभी ही मिल लो और बड़े प्रेम के साथ मिलो, बड़े आत्मीयता के साथ मिलो। ये जीवन जो है ना, ये संसार एक सराय है, एक होटल है, एक अतिथि निवास है। यहाँ पे चेक इन किया है आपने तो चेकआउट करना है। ये चेकआउट किस वक्त, किसका, किस अवसर पर हो जाए, इसलिए आज ही मिल लो। इससे पहले कि तुम बाद में मुझे याद करो, आज ही गले लग लो। तो अभी 20 मार्च 2023 का जो ये डायरी मेरे सामने भी रखी हुई है, 20 मार्च को जो मैं अभी लिखूंगा, वहाँ पर लिखना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि उनका मेरी जीवन में ये 20 मार्च को, ये देखिए NSD वहाँ पे लिखा नॉन स्टॉप धमाल। अभी लिखना ज़रूरी होगा कि मुझे मालूम नहीं था कि ये मुझे इस शाम को उनके अंतिम दर्शन हो रहे होंगे। अरे जी, आज आपने पोस्ट भी किया, आपने शायद 1 जनवरी को आर्टिकल भी लिखा था उनके लिए कुछ। जी, आपने बहुत बातें उसमें लिखी हैं, मैं उसको पूरा पढ़ रहा था। किस तरह से अनुज जी आप याद करते हैं ऐसे कलाकार को? देखिए, मैंने जहाँ तक मेरा उनके साथ डायरेक्ट कोई एसोसिएशन है तो वो बहुत कम था, बहुत कम था। एक फ़िल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी, जिसमें मैंने छोटा-सा एक रोल किया था। लेकिन उस फ़िल्म के निर्माण के दौरान एक ऐसी घटना हो गई, 6 अगस्त 1993 को, 6 अगस्त 1993 को, 5 अगस्त को मुझे उनके साथ शूटिंग करनी थी। तो उन्होंने कहा कि बस अब एक एक ही शॉट बचा है, तो आप कल का छुट्टी कर लीजिए। और उसके बाद 6 अगस्त आ गई और 6 अगस्त को फिर एक फ़ोन कॉल ने जीवन की दिशा बदल दी, क्योंकि उस फ़ोन कॉल के बाद मैं एक शूटिंग पे, अचानक मेरे सामने वो शूटिंग आ गई। और वो एक सीरियल की थी शूटिंग, अंताक्षरी जिसको कहते हैं। और उसकी कहानी मैं कई बार कह चुका हूँ, बहरहाल अभी तो, लेकिन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से असरानी साहब जुड़े हुए, मैं कभी ये भूल नहीं पाता। 6 अगस्त 1993 को, 5 अगस्त 1993 को मैं सर के साथ शूटिंग कर रहा था, वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद 6, 7, 8, 9 अगस्त को मैंने इस प्रोग्राम की शूटिंग की, अंताक्षरी की। और वहीं से जीवन ने एक नया मोड़ ले लिया। सो उस नए मोड़ में, जब भी नए मोड़ की सोचता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एकमात्र चमत्कार वही था कि पता नहीं कैसे ऊपर वाले को मुझ पे दया आ गई, मेहरबानी हो गई। लोगों ने भी
स्वीकार कर लिया। मतलब आप वो शूटिंग कर रहे थे, जी, जी, मतलब 5 आपको अगस्त को शूटिंग कर रहा था उनसे मैं। छुट्टी लेनी पड़ी नहीं, जैसे? नहीं, उन्होंने कहा कि कल बड़े दिन से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं, कल आपका परसों आप आ जाइएगा, हाँ, तो एक ही शॉट बाकी बचा है सीन का, वो मैं ले लूँगा और मैं बड़ा खुशी-खुशी घर आ गया। 5 अगस्त को 1993 को उनके साथ ही शूटिंग कर रहा था। ये इस फ़िल्म का नाम था उड़ान, जिसे प्रोड्यूस किया था ललित कपूर और शबनम कपूर ने। डायरेक्ट कर रहे थे असरानी साहब। अनुज जी उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मेरा संस्कार जब होगा बहुत प्राइवेट रखा जाए। कल हमें जैसे सूचना मिली, हम लोग दौड़ भाग कर रहे थे, तो हमको बड़ी मुश्किल से पता चला कि सांता क्रूज क्रिमेशन ग्राउंड में उनको ले गए, और जब हम वहाँ पहुँचे तब तक उनका क्रिमेशन हो चुका था। जी। इसके पीछे क्या भावना रही होगी अनुज जी? भावना सिर्फ़ यही है कि एक सेलिब्रिटी हैं, वो बहुत बड़े स्टार थे। असरानी साहब के सामने न जाने कितने हीरो आए और न जाने कितने हीरो चले गए, जबकि मैंने उनकी 1 या 2 फ़िल्म देखी होगी। अभिमान देखी है। अ, बाकी और तो ज़्यादा फ़िल्में मैंने काम 1-2 बार करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो ये उनकी अंतिम इच्छा थी, वो कोई शोर-शराबा नहीं चाहते थे और दिवंगत की अंतिम इच्छा को पूर्ण करना और उसका सम्मान करना, हम जो इस जगत में रह गए हैं, ये हमारा कर्तव्य है। जो भाभी जी हैं, मंजू असरानी जी, उन्होंने इसको पूरा किया। उनके जो नियर एंड डियर वन थे, उन्होंने बड़े प्राइवेट तरीके के साथ, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अ, उनको पंचतत्व में विलीन किया। सो ये उनकी अंतिम इच्छा थी और शायद मुझे लगता है इस अंतिम इच्छा से मेरे मन में एक विचार आया। इस अंतिम इच्छा ने मुझे एक बात के लिए प्रोत्साहित किया, मुझे एक बात के लिए मोटिवेट किया, इंस्पायर्ड किया, प्रेरित किया कि भैया, जब मेरा इस दुनिया नामक होटल से चेकआउट करने का समय आए और वो तिथि और वो समय अगर किसी राष्ट्रीय पर्व से जुड़ा हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी से जुड़ा हो या किसी त्योहार से जुड़ा हो, दिवाली से जुड़ा हो, होली से जुड़ा हो, ईद से जुड़ा हो, मकर संक्रांति से जुड़ा हो, बारावफ़ात से जुड़ा हो, क्रिसमस से जुड़ा हो, बुद्ध पूर्णिमा से जुड़ा हो, गुरु पूर्णिमा, नानक जयंती से जुड़ा हो, तो मेरा भी ये जो संस्कार है वो गुप्त रूप से किया जाए। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता हूँ, किसी को बॉदर नहीं करना चाहता हूँ और मैं इस दुनिया पे बोझ बन के नहीं जीना चाहता हूँ। ना वो बोझ मैं अपने लिए चाहता हूँ, ना मेरे लोगों के लिए चाहता हूँ, ना समाज के लिए चाहता हूँ, ना देश के लिए चाहता हूँ। बोझ बन के नहीं जीना। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। खुशी से तो कोई जाता नहीं है, लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी है। गालिब का एक शेर है कि गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज, गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़मर्ग इलाज, शम्म हर हाल में जलती है सहर होने तक। तो जब तक चेकआउट होने का टाइम नहीं आया तब तक जलना अवश्य है, लेकिन जल के किसी को तकलीफ़ न दें। जल जाने के बाद ना अपने परिवार को, ना अपने पत्नी को, ना अपनी संतानों को, ना देश को, ना समाज को, ना दोस्तों को, ना इस समाज के लोगों को, ना अपने फ़ैन को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, किसी पे बोझ बन के नहीं जीना चाहता हूँ। तो जब मेरा समय आए चेकआउट करने का, दुनिया तो सराय है, मुसाफ़िर खाना है, होटल है, तो चेक इन किया है तो चेकआउट करना भी बहुत ज़रूरी है। या आप ये मत सोचना कि टिक जाओगे आप, ये परमानेंट रेज़िडेंस नहीं है आपका। बड़े-बड़े लोगों ने इसको अपना परमानेंट रेज़िडेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन आज तक तो कोई बना नहीं पाया है। इसलिए प्रार्थना यही करो कि दूसरों को तकलीफ़ दे के ना जाओ और स्वयं को तकलीफ़ दे के नहीं जाओ। और मैं अपने बारे में ये कहता हूँ कि जब समय आए और राष्ट्रीय पर्व या तिथि त्योहार के ऊपर, वो किसी भी धर्म से संबंधित, जो भी हमारे यहाँ तो मल्टी फ़ेथ रिलिजन है ना, हम यहाँ हिंदू सनातन भी है, हिंदू है, बुद्ध है, सिख है, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, हर धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है। यही हमारे देश की अ, जो है बहुआयामी व्यक्तित्व है हमारे देश का। तो अगर मेरी मृत्यु जब हो, जाने का समय है और वो तिथि इन त्योहारों पर पड़े, तो मुझे भी बहुत गुप्त रूप से जिसे कहते हैं सुपुर्द आतिश, या जिस मेरे घरवालों को जो भी कुछ मेरे इस नश्वर शरीर का करना है वो कर दिया जाए, किसी को बताया नहीं जाए। अनुज जी आपने बहुत भावनात्मक बातें बोल दी। मैंने तो उनकी भावना जानने की कोशिश की थी। बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं आपके संबंध में, मुझे एक बात पूछनी है अनुज जी, करोड़ों लोग जो आपके एक सेकंड फैमिली हो जाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली होते हैं, परिवार हो जाते हैं, जो आपके फैंस होते हैं,
वो तो चाहते हैं ना आपकी हर सूचना उनको मिले, आपने क्या खाया, आप कहाँ जा रहे हो, आपको घूमने में क्या पसंद है। इसके इसका सम्मान कैसे होगा कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ। एक सेलिब्रिटी होने के बाद मैं असरानी साहब के संदर्भ में बात कर रहा हूँ या दूसरे सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके संदर्भ में बात कर रहा हूँ। कुछ बेसिक जानकारियाँ अ, अगर हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात होती है। सेलिब्रिटी होने का मतलब है कि असरानी साहब के जितने भी प्रेमी लोग हैं, जितने चाहने वाले लोग हैं, उनको कुछ जानकारियाँ चाहिए थीं। भाभी जी के सिलसिले में चाहिए थी, बच्चे कितने हैं, कहाँ हैं? ये अगर हो जाता तो ठीक था, लेकिन मैं उनकी इच्छा का बहुत सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। अगर कोई नहीं बताना चाहता, तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हम जो प्रेमी हैं उनके प्रशंसक हैं। अनुज जी, आपका देश प्रेम, आपका देश के प्रति प्यार, आपका तिरंगे के प्रति सम्मान, मैं तो आपके फार्म हाउस पे भी गया हूँ, वहाँ पे कुछ लाइनें लिखी हैं आपने, मैं चाहूँगा आप बताएँ क्या लिखा है उस पत्थर पे, आपने बहुत प्यारी लाइनें लिखी हैं। वो मेरे हृदय की भावनाएँ हैं और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उसमें मैंने मराठी में लिख रहा है, मराठी में है और फिर हिंदी में उसका अनुवाद है। मनुष्य असणं हे आपले भाग्य, परंतु देशभक्त होणे हे आपला सौभाग्य। मतलब मनुष्य होना भाग्य की बात है, परंतु देशभक्त होना सौभाग्य की बात है। बट ये सिर्फ़ जो मराठी, हिंदी, संस्कृत जो समझते हैं, वो ही समझ पाएँगे ये भाग्य और सौभाग्य में अंतर। हर एक व्यक्ति मैं अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करने की कोशिश भी करूँ, तो कहीं न कहीं उन भावों से वंचित रह जाऊँगा, जो भाव जो हिंदी भाषी और मराठी भाषी और संस्कृत में जो लोग भाग्य और सौभाग्य का जो अंतर समझ सकते हैं। चलिए अनुज जी, आप बहुत 100 साल जिए, भगवान करे आपको लंबी आयु मिले और आप ऐसे दुनिया में, देश में अपने फैंस का मनोरंजन करते रहें। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, एक बहुत बार बहुत फिर महान कलाकार असरानी साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। बहुत धन्यवाद। असरानी साहब के देहांत से एक एक दौर खत्म हो गया है। एक दौर जो तकरीबन 60 साल सर चढ़कर बोला था। एक ऐसा कलाकार जिसकी रेंज, मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री में, इतिहास में 2 या 3 कलाकार होंगे जिनकी ऐसी रेंज होगी, ऐसी वर्सेटैलिटी होगी जो असरानी साहब में थी। आप उन्हें कॉमिक रोल दे दें, आप उन्हें विलनिश रोल दे दें, आप उन्हें सीरियस रोल दे दें, और बहुत सी गुजराती फिल्मों में वो एज ए हीरो भी आए, हिंदी फिल्मों में भी हीरो आए, और जो रोल भी उन्होंने किया बहुत ही कामयाबी से किया। तो ही वॉज अ पावर हाउस परफॉर्मर। इतना टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है। मेरा उनसे रिश्ता बहुत पुराना है। मैंने जब पहला कदम रखा था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में 1969 में, तो वहाँ हमारे वो टीचर थे। हमें मूवमेंट, इमेजिनेशन और डिक्शन की कोचिंग करवाते थे। बहुत ही गंभीर रहते थे। कभी हमें अंदाज़ा नहीं था कि आगे चल के ये इतने बड़े कॉमेडियन साबित होंगे। और मेरे कई रिश्ते थे उनके साथ। एक तो गुरु चेला का रिश्ता था, फिर मैं उनका को एक्टर था, नमक हराम में हमने साथ काम किया। उसके बाद उनकी डायरेक्शन में मैंने काम किया फिल्म दिल ही तो है में, और हमने शोज भी बहुत साथ किए। तो जो उनकी कॉमिक टाइमिंग थी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और प्रेजेंस ऑफ माइंड, हाजिर जवाबी, मैंने कभी किसी में नहीं देखी है। तो फुलझड़ियां भी छोड़ते रहते थे बीच में। एक शो था जिसमें मिठुन चक्रवर्ती को उन्हें इंट्रोड्यूस करना था, तो कहने लगे ये आ रहे हैं
सुपरस्टार मिठुन चक्रवर्ती, जिनकी पहली फिल्म थी मृग्या और जिसका प्रोड्यूसर मर गया, तो ऐसी उनकी टाइमिंग होती थी। अ, मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि जैसे लता जी गानों के लिए पैदा हुई थीं, किशोर कुमार फ़िल्म मेकिंग के लिए पैदा हुए थे, अमिताभ बच्चन एक्टिंग के लिए पैदा हुए थे, असरानी साहब भी एक्टिंग के लिए पैदा हुए थे और ना सिर्फ उन्होंने एक्टिंग की, बल्कि उन्होंने भरपूर मनोरंजन किया। जिसने बहुत शानदार ज़िंदगी जी, जिसने हर किस्म के रोल बहुत ही खुश असलूबी से निभाए और जो कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे लोगों को हँसाता रहा, लोगों का मनोरंजन करता रहा और जो एक उनका आइकॉनिक रोल है, अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर, वो तो अमर हो गया है रोल, अमर हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि रोल छोटा नहीं होता या बड़ा नहीं होता, कलाकार बड़ा या छोटा होता है और उन्हें जितना भी काम मिला, उनके टैलेंट के बलबूते पर मिला, उनकी कॉमिक टाइमिंग की महारत के लिए मिला और बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान थे। कभी उनके बारे में कोई शिकायत नहीं सुनी, कमिटमेंट के पक्के थे और जब शोज़ करने जाते थे हम लोग साथ, तो बहुत मनोरंजन करते थे लोगों का। बस यही कहता हूँ कि असरानी साहब, आप चले तो गए हो, लेकिन जाते-जाते एक शेर आपकी नज़र करूँगा कि यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं, ज़िंदगी में हज़ार हाल, लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं, दिल पे जो नक्श छोड़ जाते हैं, यूँ तो आते हैं लोग जाते हैं।